हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको सामाजिक विज्ञान का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहे गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैरीबोल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। इस बात को याद रखेंगे, आपसे यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। महादेश कहने का मतलब है कि महाद्वीप। महाद्वीप को महादेश भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इटली और जर्मनी किस महादेश में है, तो यह जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो 1829 ईस्वी में जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वो पूछ रहा है किस देश के साथ हुई थी। तो ऑप्शन है तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान के साथ हुई थी। 1829 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसका नाम क्या था, एड्रियानोपुल की संधि। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में और 1871 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी, यानी 1871 ईस्वी में जो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उस समय उसका विरोध कौन था, कौन सा देश उसके विरुद्ध खड़ा हो रहा था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया जो था किसके विरुद्ध था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, 7 नंबर कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो वियना एक सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन के तहत फ्रांस में एक राजवंश हुआ करता था और उसकी पुनर्स्थापना की गई। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है हैप्सबर्ग वंश, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो उस समय जो यूरोपवासी जो थे उनको सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर मिली थी तो यूनान से मिली थी। तो इसलिए इसका ज्ञान विज्ञान जो था उस समय प्रेरणा स्रोत रहा था। जब क्या हो रहे थे, भौगोलिक खोज हो रहे थे, यूरोपवासी एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, तो इसमें एकीकरण किसी का हो रहा था और किसी में कहीं युद्ध हो रहा था। तो उस समय जो था यूनान जो था एक साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिकहेटारिया, डाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि जलवेरिन एक संस्था थी। तो आपको बताना है कि किसकी संस्था थी। ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और पादरी एवं सामंतों की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की एक संस्था थी। उस समय जलवेरिन नाम की एक संस्था थी जो व्यापारियों के लिए एक संस्था बन गई थी। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1830 में, 1832 में, 1836 में, 1842 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1832 में जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो फ्रांस में एक संस्था थी जिसने लुई 16वें और उसकी रानी जो उसकी पत्नी थी उसको सजा दी गई थी। ये निरंकुश शासन अपनाए थे, इसलिए इनको सजा दी गई। यहाँ देखिए कांग्रेस असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टरी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन एक संस्था थी फ्रांस की जिसने इनको सजा दी थी फांसी की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन का स्थापना हुई थी? तो 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अगर आपसे पूछ रहा है कि किस शासन की स्थापना हुई थी, तो यहाँ देखिए संघीय शासन, संवैधानिक शासन, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधानक राजतंत्र का जो है निर्माण हुआ था उस समय। 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सोडोवा का युद्ध, सिडोन का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिडोन का युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है मेटरनिक, बिस्मार्क, चार्ल्स प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक ने किया था वियना सम्मेलन की मेजबानी। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? ऑप्शन है सार्डिनिया पिडमाउंट, पोलैंड, हंगरी, यूनान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सार्डिनिया पिडमाउंट जो था उसका शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बोल रहा है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, 1799 में, 1804 ईस्वी में, 1815 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था फ्रांस में। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? ऑप्शन है इतावली, मैग्यार, फ्रेंच, पोलिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार भाषा बोला करती थी हंगरी की अधिकांश जनता। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर प्रश्न अच्छा है और अगर वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने सारे हम वीडियो लेकर आए आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।